हेलो गाइस, वेलकम टू आरा अकेडमी। आज हम बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स टेक एन एग्जांपल। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे हर एक वर्ड का अपना एक रोल है। ओके, हर एक वर्ड का अपना एक रोल है और हर एक वर्ड का क्या रोल है इसके बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके, सो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं और फिर उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सेंटेंस में हर एक वर्ड का क्या रोल होता है वो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है। अब इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। बेसिकली इसके 8 पार्ट्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction और interjection। वैसे तो देखा जाए कई लोग बोलते हैं इसमें 8 पार्ट्स हैं, कुछ बोलते हैं इसमें 9 पार्ट्स हैं, कुछ बोलते हैं 12 पार्ट्स हैं, बट हम अभी सिर्फ बेसिक 8 पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट नाउन। क्या होता है नाउन? नाउन होता है नेमिंग वर्ड। आप किसी भी चीज को नाम दे दो, ट्यूबलाइट, बोर्ड, वॉच, पेन, जिसको भी आपने नाम दे दिया वो है नाउन। इस पूरी दुनिया में आप जो चीज़ देख रहे हो, आप जिसको भी नाम दे दोगे वो नाउन बन जाएगा। ओके, सो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। किसका नेमिंग वर्ड है? पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब जगह, स्थान, और थर्ड है थिंग और आइडिया मतलब वस्तु। मतलब हम ये बोल सकते हैं नाउन मतलब संज्ञा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को बोला जाता है। ओके, सो पर्सन में कौन कौन से पर्सन आ सकते हैं? किसी का नाम हो सकता है पर्सन, किसी की पोस्ट, किसी का ओहदा हो सकता है पर्सन, लाइक डॉक्टर भी एक नाउन है। ओके, और किसी के साथ रिश्ता हो सकता है नाउन। कैसे? किसी पर्सन के साथ आपका जैसा रिश्ता है उसको भी हम नाउन बोलते हैं, जैसे मदर, डॉटर, ये भी एक नाउन है। अब आते हैं जगह पे। जगह कौन सी जगह हो सकती है? आपने ये रूम ले लिया, वो नाउन है। आप किसी जगह पे घूमने गए, भोपाल, लाल किला, ये एक नाउन है। इसके बाद आता है थिंग और आइडिया। थिंग टेंजिबल भी हो सकती है और आइडिया मतलब इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं छूकर, उसको टेंजिबल थिंग्स बोला जाता है। लाइक ये 2 पार्ट्स में आएगा, टेंजिबल, इनटेंजिबल।
टेंजिबल में आएगा जिसको हम छू सकते हैं, पेन, पेंसिल, कोई सी भी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और इनटेंजिबल में वो चीज़ आएगी जैसे आइडिया, जॉय, लव। इनको हम छू नहीं सकते, इनको हम देख नहीं सकते, पर इनको हम महसूस कर सकते हैं, तो ये भी नाउन होता है। अंडरस्टूड? क्लियर? ग्रेट। अब हम, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है, स्पीच का नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। पहले हम हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं, हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि सर्वनाम किसको बोला जाता है। सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा की जगह पर उपयोग होता है, ठीक है। वैसे ही प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह पे यूज हो, ठीक है। सो नाउन की प्लेस पे जो यूज होता है वो है प्रोनाउन। यहां पे जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लेती हूं, एक पर्सन का एग्जाम्पल लेती हूं, शीला इज गोइंग टू स्कूल। शीला is participating in annual function and for this reason Sheila is going regularly। अब यहाँ देखेंगे, मैंने शीला इज गोइंग टू स्कूल, शीला इज पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन एंड फॉर दिस रीजन शीला इज गोइंग रेगुलरली। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि हम शीला तीनों जगह यूज कर रहे हैं? जब हमको पता है कि हम बात ही शीला के लिए कर रहे हैं, हम बात ही शीला की कर रहे हैं, तो हम शीला की जगह शी यूज कर सकते हैं। शीला को हटा दें और शीला की जगह शी यूज करें तो ये ज्यादा इजी नहीं होगा समझने में, इसीलिए हम यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे। शीला 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 शीला, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम शीला की जगह शी को यूज करेंगे, ठीक है। शीला इज गोइंग टू स्कूल, शी इज पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन एंड फॉर दिस रीजन शी इज गोइंग रेगुलरली। ओके, सो हम अपनी कन्वीनियंसी को देखते हुए नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज करेंगे ताकि नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो। समझ आया? ओके, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला पार्ट है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। कोई सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है वो वर्ब होता है। जैसे राधा सिंग्स, मीरा प्लेज, he is taking tea। तो यहां पे आप देखेंगे जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो राधा क्या कर रही है, राधा क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है, गाने का परफॉर्म कर रही है। राधा सिंग्स, तो सिंग क्या है, वर्ब। मीरा प्लेस, मीरा क्या कर रही है, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है,
खेलने का एक्शन परफॉर्म कर रही है। मीरा खेलती है। ही इज टेकिंग टी, वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? वो चाय पी रहा है, चाय ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक्शन वर्ब क्या है? टेकिंग टी। ओके, इसके बारे में और हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक्शनल वर्ब और नॉन एक्शनल वर्ब। ये जो वर्ब है ये सारी एक्शनल वर्ब है। ओके, और जो नॉन एक्शनल वर्ब है वो है टू लव। ओके, ये हो गया नॉन एक्शनल, जिसमें कोई भी फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं हो। ओके, तो ये है वर्ब, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। है एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव? इसको हिंदी में बोला जाता है विशेषण, जो संज्ञा के बारे में बताए, जो संज्ञा की विशेषता बताए, मतलब जो नाउन को डिस्क्राइब करे, वो है एडजेक्टिव। ओके, सो एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन, नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में बताता है। ओके, सो हमेशा जो एडजेक्टिव होता है या तो वो सेंटेंस के पीछे लगता है, एकदम पीछे, या नाउन के पहले लगता है। ठीक है, दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं इसमें, जिसमें दो प्रकार से एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज हो सकता है। ओके, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव अ ब्लैक डॉग। यहाँ पे आप देखोगे जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले है। ठीक है, सेकेंड, माई डॉग इज ब्लैक। यहाँ आप देखेंगे एडजेक्टिव आया सेंटेंस के आखिरी में। ओके, सो दो प्रकार से एडजेक्टिव यूज होता है, एक नाउन के पहले, एक सेंटेंस के आखिरी में। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसे नोट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है एडवर्ब। क्या होता है एडवर्ब? आपको इस वर्ड में ही एक सब वर्ड मिलेगा जो ये बताएगा कि एडवर्ब क्या होता है, वो है वर्ब। सो जैसे एडजेक्टिव नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में बताता है, वैसे ही एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है, और इसी के साथ साथ वो एडजेक्टिव और एक अनादर एडवर्ब के बारे में भी बताता है। ओके, सो इट डिस्क्राइब्स अबाउट verb, adjective and another adverb। जो एडवर्ब होता है वो सेंटेंस की बिगनिंग में, मतलब शुरुआत में, मिडिल में मतलब बीच में, और एंड में मतलब आखिरी में, तीनों जगह कहीं भी यूज हो सकता है। ओके, और एक से ज़्यादा एडवर्ब किसी सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। ओके, वैसे आप देख सकते हो कि
जनरली आप एडवर्ब को पहचानते हो जहाँ वर्ड में आखिरी में ly होता है, ओके। बट इसके साथ साथ उसकी कुछ और विशेषताएं हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि यह एडवर्ब है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मीरा वॉक्स स्लोली। अब वो यहाँ पे वर्ब को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, स्लोली एक एडवर्ब है जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है। मीरा कैसे चलती है? मीरा धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पे उसके चलने को डिफाइन किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो एडवर्ब है वो स्लोली है, क्योंकि यहाँ वो वर्ब के बारे में डिफाइन कर रहा है कि वर्ब क्या है, इसमें वर्ब कैसे हो रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं हम वर्ब को। ठीक है, अंडरस्टूड। सेकेंड, राधा सिंग्स ब्यूटिफुली। यहाँ राधा कैसा गाती है? ब्यूटिफुल गाती है, अच्छा गाती है, ओके। सो यहाँ पे भी हम वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए ये एडवर्ब है, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ओके गाइस। अब आगे बढ़ने से पहले, बाकी के पार्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले, मैं आपको सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो स्पीच का मतलब होता है वो होता है सेंटेंस। सेंटेंस मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम जितने भी पार्ट्स पढ़ रहे हैं वो सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। सेंटेंस में जो जो वर्ड्स हैं उनका क्या रोल है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और सेंटेंस के इसके अलावा दो और पार्ट होते हैं, वो है फ्रेज और क्लॉज। ठीक है, इसके और बेसिक में जाते हैं कि हमने अपनी वर्ड लर्निंग या लर्निंग की शुरुआत की थी अल्फ़ाबेट से। A to Z पहले हमने अल्फ़ाबेट सीखे, लाइक अनाराम। ठीक है, इन अल्फ़ाबेट से मिलकर क्या बने? वर्ड्स बने, शब्द बने, लाइक डू, दे, सिंस एटसेट्रा आदि। ठीक है, अब इन वर्ड्स, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलके बना फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग। अब आप यहाँ देखेंगे इन द मॉर्निंग, क्या इन द मॉर्निंग? ये कुछ अधूरा सेंस दे रहा है, कुछ अधूरा साउंड कर रहा है। मतलब फ्रेज वो है जो सेंटेंस का पूरा मीनिंग, पूरा सेंस नहीं देता है। ओके, इसके बाद आता है क्लॉज। ठीक है, क्लॉज है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो पूरा मीनिंग देते भी हैं और पूरा मीनिंग नहीं भी देते हैं। ये डिपेंड करता है क्लॉज का टाइप कौन सा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक, और अब इसको हम और अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। He goes to market in the मॉर्निंग। ओके, अब इस सेंटेंस में जैसे कि मैंने बताया कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, दो और पार्ट्स होते हैं क्लॉज और फ्रेज, वो हम इस पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।
आप यहाँ देखेंगे कि ही गोज, ये एक क्लॉज है, और इन द मॉर्निंग ये एक फ्रेज है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसको क्लॉज क्यों बोलते हैं और इसको फ्रेज क्यों बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे ही क्या है, एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की प्लेस पर है। ठीक है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, ये एक वर्ब है। मतलब हम देखेंगे कि क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा मीनिंग दे रहा है ही गोज। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता, मतलब जो उस क्रिया को परफॉर्म कर रहा है, जो उस वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, वो है सब्जेक्ट। तो क्लॉज वो है जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे वो पूरा मीनिंग दे रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्लॉज हो गया। ओके, नेक्स्ट अब है फ्रेज। इसको फ्रेज क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये अधूरा मीनिंग दे रहा है। इन द मॉर्निंग, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको नहीं दिखेगा, इसलिए इसको फ्रेज बोला जाता है। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड, आपको समझ में आया सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके सेंटेंस की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ मीनिंग हो और जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे। आप पहले ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, योगी पॉज करो। सेंटेंस, सो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और वो कोई मीनिंगफुल सेंस देते हैं। ठीक है, तो फ्रेज और क्लॉज का कॉम्बिनेशन है सेंटेंस, जिसमें वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और एक मीनिंगफुल सेंस देता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सेम डेफिनेशन तो क्लॉज की है। ठीक है, इसका क्लॉज डिपेंड करता है कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मीनिंगफुल सेंस देता है कि नहीं देता है। ओके, उसके बारे में हम डिटेल में फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके, सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो हमने नाउन पढ़ लिया था, प्रोनाउन पढ़ लिया था, वर्ब पढ़ लिया था, एडजेक्टिव पढ़ लिया था, एडवर्ब पढ़ लिया था। अब उसके बाद जो पार्ट आता है वो है प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन होता है किसी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के पहले लगकर उस सेंटेंस को एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, उस सेंटेंस को ये बताते हैं कि उसकी प्लेस क्या है, टाइम क्या है और डायरेक्शन क्या है।
सो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं प्रीपोजिशन हमारी हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि प्लेस उस नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज की प्लेस क्या है, टाइम क्या है और डायरेक्शन क्या है. ओके, फॉर एग्जाम्पल the cat is sitting on the table. अब यहाँ जो on है वो preposition है. ठीक है, ये आपकी नाउन की क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि वो कहाँ बैठी है, टेबल पे बैठी है. ठीक है, ये किसी नाउन के आगे लगा हुआ है. ठीक है, और किसी नाउन के बारे में बता रहा है, उसकी प्लेस डिफाइन कर रहा है कि वो नाउन कहाँ पे बैठा है. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. I wake up at 7 a.m. ठीक है, अब वो मैं कब उठता हूँ, मॉर्निंग में उठता हूँ. एट जो है वो प्रेपोजिशन है जो टाइम बता रहा है कि कब उठता हूँ. ओके, अंडरस्टूड. ग्रेट. आई होप आपको समझ आया होगा. आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. अब इसमें एक टर्म आई थी नाउन फ्रेज. क्या होता है नाउन फ्रेज? फ्रेज तो हमने समझ लिया कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. उन वर्ड्स में जब नाउन आ जाए तो वो होता है नाउन फ्रेज. ओके, अंडरस्टूड. तो अब हम आगे बढ़ेंगे एक अगले पार्ट की तरफ. अगला पार्ट है कंजंक्शन. कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ता है. ठीक है, उसको बोला जाता है कंजंक्शन. कंजंक्शन होते हैं मेनली एंड, और, बट, एटसेट्रा. ठीक है, ये होते हैं कंजंक्शन जो किसी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ने में हमारी हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मूवी. यहाँ आप देख सकते हैं ये दो वर्ड्स को जॉइन करने में मदद कर रहा है, जोड़ने में मदद कर रहा है और उस सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड कर रहा है. ओके, इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे. आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए. अनदर एग्जाम्पल है कंजंक्शन का. सोहन लाइक्स आइसक्रीम बट मोहन लाइक्स चॉकलेट. ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बट है वो दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहा है और
यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन भी शो हो रहा है। जहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है वहाँ पे बट कंजंक्शन यूज़ होता है। कौन सा कंजंक्शन कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसके टाइप्स हम आगे फ्यूचर वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो हियर सोहन को आइसक्रीम पसंद है लेकिन मोहन को चॉकलेट पसंद है। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे शो हो रहा है और एक बट, एक कंजंक्शन है जो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Let's move to the another and last part of speech is interjection. क्या होता है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन किसी भी स्पीच में एक कलर, एक इमोशन ऐड कर लेता है ना। जब आप अपनी सडन इमोशंस शो करते हैं, ओह what is happening here, oh my god, जब आप ऐसे वर्ड यूज़ करते हो तो वो इंटरजेक्शंस होते हैं जो हमारे इमोशंस, हमारी सडन फीलिंग्स को शो करते हैं, उनको बोला जाता है इंटरजेक्शन। ओके, सो डिस्क्राइब्स अबाउट सडन फीलिंग्स। और मेनली ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताता है। कैसे? एक उसके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी साइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशन को बता पाए। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओ इंडिया या यहाँ ओ की जगह हम लिख सकते हैं हुर्रे, इंडिया विंस द मैच। ओके, सो ये है इंटरजेक्शन। आई होप आपको सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके गाइस, आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हुए हैं। आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। आप यदि इसी तरीके के वीडियोस आगे भी चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑरा अकेडमी, और इसे प्लीज़ शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स, अपने सराउंडिंग्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।